Hello. Yeah, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. ये अबेकस का मिल गया क्या आप लोगों को? हाँ, इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने? ओके। आज मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल शीट हैं, उसमें 5-6 प्रॉब्लम दी हुई हैं, स्टेप वाइज प्रोसीजर दिया हुआ है, सो दैट यू हैव टू फॉलो। ओके। और असाइनमेंट भी कर दिया गया आप लोगों को? हेलो।
बाकी क्लास के लोग कहाँ गए? बाकी क्लास ओके। तो जो प्रॉब्लम दिया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट लेट मी नो। थर्ड चैप्टर आपने किया है, आपने सबमिट किया है, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने अपने आप किया है, कितने लोगों ने कॉपी किया है। उसे किया है सबने, कोई डाउट तो नहीं है कि आपको सर आपको एग्जाम में भी देंगे, ठीक है? सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन एग्जाम। अभी जो मैंने फोर्थ वाला दिया है वो भी आप करिएगा, प्रॉब्लम आती है देन डिस्कस इट। यस, आई ऑडिबल? ओके, लेट मी स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है भाई? एक सेकेंड। आ रही है आवाज? हेलो, मैं ऑडिबल नाउ? यस सर यस सर यस सर Yes. हेलो, यस आदित्य, आई एम एबल। हेलो, हेलो, ठीक है, आ रही है, चलो लेट मी शेयर द स्लाइड। लास्ट क्लास जो है वी डिस्कस ऑल दिस, है ना? मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ओके? और जो है वी टॉक अबाउट यू नो टेंशन फर्स्ट, टेंशन we talked about first, right?
कैसे कैलकुलेट करना है, देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वी टॉक्ड अबाउट, एंड ऑल दीज वी आर टॉकिंग अबाउट लेमिना। अभी तक जो भी चल रहा है वो लेमिना के ऊपर चल रहा है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ निकालने का है। उसके बाद हमने बात किया जो लेमिना की थिकनेस निकालने का, उसके स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने का, राइट, and their transformation. Then in chapter we are talking about strength, predicting strength of indirectional lamina, right? So we talked about tensile strength, we talked about compressive strength, right? And we talked about different modes of failure. Okay, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको. Like for example, for compressive strength, if you look at your book also, so we discuss this, that to calculate compressive strength. No. Compressive strength. So, like if the volume fraction is less, then for out of phase mode of microbuckling depicted with the corresponding compressive strength, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला है ना, तो इस केस में ये वाला जो आपको यूज करना है, अगर ये नो इट इज लेस देन volume fraction less than 40, है ना, and the stress is not stressed, the matrix is not stressed, so you have to use this formula. Okay, or matrix is also stressed, then you have to use. Okay, similarly when we talk about higher volume fraction, so this formula you have to use, right? और इसके बारे में, इसके अलावा जो है हमने बात किया था in case of longitudinal tension, different mode of failure talked about, like for example जो हमने बुक से डिस्कस किया था, उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो देन यू जस्ट लेट मी नो. अगर आपको कोई लग रहा है कि यस वी कुड नॉट गेट फोर्थ चैप्टर, then okay, so this is what we talked. ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, ये वाला कैसे हम जो है दिस वन है ना, दिस वी टॉक्ड. वन इज दैट वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेंशन कैसे निकालते हैं. फॉर टू केसेस वी टॉक, टू केसेस के लिए बात किया था, जब अल्टीमेट फेलियर स्ट्रेन ऑफ फाइबर इज लेस देन दैट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये वाला आपको यूज करना, ये वाला यूज करना है, ठीक है. और जब आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, जहाँ पे अल्टीमेट फेलियर स्ट्रेन ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन दैट ऑफ फाइबर, तो आपको ये वाला ड्राइव करना है, ठीक है. और मैंने डिस्कस किया कैसे ये ड्राइव हुआ है, राइट. उसके अलावा जो है वी आल्सो टॉक कि जो स्ट्रेस वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है. जब आप टेंशन लगाते हैं पर ब्रेक हो जाता है, that fiber will not be able to take axial stress, and then as a result of that जो near to that fiber में आपका interfacial shear stress, which is actually because of the bonding between matrix fiber, वो जो है मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा. And then वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, और जैसे आप एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट एंड, तो आप ये जो इंटरफेशियल शियर स्ट्रेस है वो जीरो हो जाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड जो फाइबर स्ट्रेस है, एक्सियल फाइबर स्ट्रेस, वो आपका जो फार फील्ड स्ट्रेस है उसके इक्वल हो जाएगा. ओके, एंड इसके अलावा जो है ब्रेक होता है तो नियर बाई फाइबर का, तो इसमें क्या that near to that broken fiber stress is very high, not very high, will be increased marginally. ये चीजें हम डिस्कस किया, नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज एक्सियल स्ट्रेस एज वेल एज शियर स्ट्रेस, दोनों के दोनों इंक्रीज हुए. तो अभी हमने बात किया कि मतलब व्हाट कैन हैपन, फिर मैकेनिज्म क्या होगा.
कि जैसे मैट्रिक क्रैकिंग भी हो सकती है, जैसे फाइबर ब्रेक हुआ, है ना, और बॉन्डिंग भी हो सकता है, एंड कोनिकल शियर फ्रैक्चर इन द मैट्रिक्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ मैट्रिक्स। अगर ब्रिटल मैट्रिक्स है तो मटेरियल मैट्रिक्स क्रैकिंग होगा, एंड इट वुड बी ट्रांसफर टू द अप्लाइड लोड। और अगर इंटरफेस आपका जो है वीक है तो डीबॉन्डिंग होगा जो ब्रोकन एंड के पास। ओके, और इसके अलावा मान लीजिए आपका मैट्रिक्स टाइट है तो आपका जो क्रैक है that will propagate in a direction at 45 degree to this. Okay, so this is also what we discussed. And similarly, we also talked about that how the local failure will take place first, and then the density of those local failure increase, and finally they will combine together to produce this kind of crack. The as shown, जैसे यहाँ दिखाया है, इस तरह से आपका पड़ता है। तो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड। उसके अलावा जब अगर मैट्रिक्स में मल्टीपल क्रैक्स आ जाते हैं तो कैसे, मतलब ब्रिटल मैट्रिक्स के अंदर तो कैसे आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा फाइबर के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो ये दो दो मतलब ये जो मैट्रिक्स क्रैक है तो इसके अंदर जो है देखिएगा इसमें जो है फाइबर में कैसे चेंज हो रहा है। फाइबर में जो मोमेंटली चेंज हो जाएगा लिटिल बिट, एक्सियल स्ट्रेस इन फाइबर वो चेंज हो जाएगा, एट द सेम टाइम इंटरफेशियल शियर स्ट्रेस है वो भी चेंज हो जाएगा। एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम दैट एंड इंटरफेशियल शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, और जो एक्सियल स्ट्रेस इन फाइबर है वो आपका जो है जो फार फील्ड फाइबर स्ट्रेस है उसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें मैट्रिक्स में कैसे चेंज होता है एक्सियल स्ट्रेस, तो जहां भी क्रैक हो गई वहां पे तो जीरो एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगा मैट्रिक्स में, और एज यू मूव अवे फ्रॉम दैट क्रैक तो इन बिटवीन इट विल बी समवेयर मैक्सिमम। ओके, तो ये भी हमने बात किया। उसके बाद हमने कि इनएक्टिव फाइबर लेंथ हमने निकाली बाय यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन आई टॉक्ड, ये मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। तो एक तो ये वाला है आपका यहाँ पर सिग्मा एक्स नॉट एंड पावर नॉट। ठीक है, ये सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकल के आया था, राइट। सो दिस इज व्हाट आई टॉक्ड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये जो हमने डिस्कस किया कल यहाँ तक, इसमें अगर किसी को डाउट है जस्ट लेट मी नो so that I can explain it again and then we can proceed further. Yes, I hope you understood. If not, just let me know. Response. सर समझ में आ गया। Yes, sir. To all. ठीक है, so let me proceed. तो इसमें हमने जो है so that is what we have seen. मतलब जहाँ पे फाइबर हो गया इस तरह से आपका ये वही करेगा, और then we could find this delta by d. Okay, delta by d as this. Okay, or just interfacial shear stress also could find. Stress ये डेल्टा है and this is what affects. तो ये सब है रिलेशन। then using the model we could find actual stress is okay, and then based on this model evaluate delta by d okay, और उसके बाद then what will be maximum fiber stress, so that would be at s equal to 0,
at the center of the fiber, that is the center of the fiber. जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है ये सेंटर ऑफ द फाइबर, x यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 हियर, तो एंड के ऊपर तो 0 रहता है और यहाँ पे जो इस तरह से होता है ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन शोन इन, ये देखिए जैसे ये दिखाया है यहाँ पे, ये दिखाया मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 यहाँ है, राइट। ये उल्टा है इसमें, एक्चुअल में उसमें बीच में है ये, इसलिए x इक्वल टू 0 यहाँ रहेगा, x इक्वल टू सिम है यहाँ, ठीक है। वहां पे x इधर से लिया है, एक्चुअल में ब्रोकन फाइबर की एंड से लिया है, ठीक है। बट जो कोक्स मॉडल की बात करें फॉर शॉर्ट फाइबर, तो फाइबर इज लाइक दिस एंड कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 इन मिडल ऑफ द फाइबर, तो ये वाला है, राइट। सो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन दिस आई हैव टॉक्ड, राइट। एंड उसके अलावा फिर ये है एक फार्मूला जो है इसमें दिया हुआ था, like you know this is what I was talking, ये जो फार्मूला है that compressive strength के लिए, so this is what, ये वाला जो है ये this has been derived actually in your book, ठीक है। ये derive कर दिखाया गया approximately, so ये वाला जो है for higher volume fraction will be the compressive strength, okay। उसके लिए क्या है, लेट ओपन अगेन दैट, यस, यहाँ पे जैसे सिंपल दिया हुआ है कि दिस वन, एंड वी विल ट्राई टू डू इट आल्सो, मे बी एक दो एग्जांपल जो हम करेंगे यहाँ पे, एक दो मतलब बेकस से करेंगे, ये तो विदाउट अलाइनमेंट, ओके। अब देखिए दो चीजें होती हैं बकलिंग में भी, आपको पता है कि जैसे किसी कॉलम की बकलिंग को कंसीडर करते हैं, वन इज दैट कॉलम इज वेरी स्ट्रेट, ओके, और दूसरा है कि कॉलम इज नॉट स्ट्रेट, इट इज अलाइन, ठीक है, मिस। तो आपको पता है कॉलम भी आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जैसे कॉलम स्ट्रेट अगर लेके चलते हैं तो बकलिंग ज्यादा होता है, और उसी तरह अगर आपका मिस अलाइंड कॉलम है और कोई डिफेक्ट है इलेक्ट्रिकल, मतलब instead of state like this, it is, let us say it is little bent like this here initially, so certainly this column will have less buckling load as compared to the straight column. Same way here also, जो आपका अगर फाइबर बिल्कुल स्ट्रेट है तब क्या होगा, जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू मिस अलाइनमेंट, तो वो चीज यहाँ पे कंसीडर करके किया गया। अगर मान लीजिए बिफोर लोडिंग ही आपका फाइबर मिस अलाइंड है लिटिल बाय एंगल फाई, ठीक है, और आपने उसके ऊपर लोड लगाया तो उसकी वजह से कुछ प्लेन शियर भी हुआ, राइट। तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू यू नो, आपने जैसे मोल सर्कल में किया है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो यू कैन फाइंड आउट that it is related to sigma x, then what will be the sigma 1 sigma 2 tau 6, this you can obtain, okay, ये भी obtain कर सकते हैं। और स्मॉल वैल्यू phi and gamma 6 you know that cos जो है ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, एंड यहाँ से बन जाएगा it would be, sorry, this would be sigma 2 would be theta plus 6, थीटा भी गामा 6, और ये वाला ये बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू दिस, और इसको अगर आप निकालते हैं यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल टू टाउ 6 फ्रॉम दिस रिलेशन you will get obtain this. Now we are interested to look at the maximum value of sigma x, तो उसके लिए क्या करोगे, सिग्मा एक्स को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू गामा 6, राइट, at what value of shear strain it would be maximum, तो इसको आप करें तो this is what you will obtain, this condition you will obtain, और ये condition obtain करने के बाद so then this is nothing but जो गामा 6 और जो टाउ 6 है
जो कर्व है, so that is nothing but stress strain curve between shear stress tau 6 and shear strain gamma 6. So it can be plotted like this, gamma 6 and tau 6, and ये इसका slope होगा. Okay, slope which will be nothing but this tau star and gamma star. Finally it would become phi plus gamma star, and ये आपका tau star है. Finally जो slope इसका होगा, that will be equal to this. Okay, और जो compressive strength होगा, that will be sigma x max. Okay, so that will be compressive strength, and this would be equal to this. That will be equal to sigma x. Clear? ये वाला जो compressive strength आ गया आपका, but this is done experimentally. Okay, तो अब इसमें क्या है कि आपका जो मिसअलाइनमेंट का क्या इफेक्ट है, that also has been shown. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, इस फिगर में देखिए कि जब मिसअलाइनमेंट 0 है तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई है, और जैसे जैसे मिसअलाइनमेंट बढ़ता जाता है तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब जो 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 आपका कंप्रेशन अलोंग द फाइबर डायरेक्शन व्हेन यू आर अप्लाइंग इट, so misalignment will cause early buckling of, or you can say micro buckling of fiber, and that is finally going to reduce the compressive strength. तो ये इसमें दिखाया गया है. ओके, so this has been shown here. अब इसके लिए जो है अब अगर इधर देखेंगे, just you can just consider when initial misalignment is much larger than the shear strain, then when phi is greater than gamma, तो यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, when this phi is very very greater than gamma 6, so then gamma 6 can be neglected and this sigma x would come this, that will be tau 6 max by 5. This is tau actually, tau, this will be tau 6 5. Okay, 5. तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बन जाएगा इस केस के अंदर. Similarly, when the misalignment small है, then you see the misalignment small है, then it will become 5 will be neglected. 5 is less than 1 gamma. ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, this will become tau 6 max by gamma 6 max, and this is nothing but G12, and G12 is equal to the compressive strength. G12 आप देखें, G1T we evaluated in our third chapter, we talked about stiffness. So G12, so G12 was equal to equation 3.48 है मेरे ख्याल से. Yeah, so this was G12. G12 was, let me write here, this was equal to VF by G12F plus VM by GM. So this is what we noticed. Okay, right? And for actually for stiff fiber का मतलब क्या हुआ कि ये जो है, this is very very large as compared to GM. तो उसमें क्या होगा कि ये जो रेशियो है that can be neglected. Finally you will have VM by GM, and this is 1 by G12. तो G12 निकालेंगे हम, GM by 1 by VM, VM. इसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट? तो ये कब है, ये हाई वॉल्यूम टैंक के केस में. ओके, तो दिस इन केस ऑफ इन आवर स्लाइड आल्सो. ठीक है, तो ये माइक्रोलिंग वाले केसेस हैं सारे. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है इसके केस में. अगर मान लीजिए आपका जो है कंसीडर जो फाइबर है दे आर वेल अलाइंड, तो इस केस में क्या होगा कि व्हाट इज केस, अगर मान लीजिए आपका फाइबर बिल्कुल स्ट्रेट है डिवाइन का लोड, तो उसमें क्या होने वाला है कि जो है कंप्रेशन जो आपका जो बकलिंग नहीं होगा, बट इट वुड बी जो pure compressive failure. Okay, and it is actually related to the shear failure along these planes. shear failure हो जाएगा इस केस में. अगर आप what will be the strength,
So then this formula can be used. Okay. And for the case of, and ये ध्यान रखिए कब होगा for the case of higher volume fraction ratio, the shear failure mode governed by shear strength of the fiber is illustrated in this example. And in this case, the strength can be calculated using this. Okay. और ये जो FS है, that is nothing but shear strength of the fiber. Shear strength of the fiber. इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइबर को टेस्ट करना पड़ेगा और उसका स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, इसी तरह से शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर. सो दैट यू विल हैव टू. ये डाउट टिल नाउ? Any doubt, any question? ये पता होना चाहिए कहाँ से आते हैं फॉर्मूले. Although I given the slides, तो स्लाइड में मैंने दिए हुए हैं, इसका मतलब you should know ये आते कहाँ से हैं. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये सब है we talked about कुछ फार्मूले we are using in black box, but कुछ आप जो है निकाल सकते हैं. ये कंप्रेसिव की मैंने बात कर ली आपसे, ठीक है. ये सब हो है, ये दिस एक्चुअली किंग जो है आपको डक्टाइल में और फाइबर में जो है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ये बात कर चुका हूँ. प्री एग्जिस्टिंग फाइबर में सेटलमेंट अगर होता है देन इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ एप्रिशिएबली. और वेल अलाइंड के केस में प्योर कंप्रेसिव फेलियर होगा and it can be related to shear failure of the fiber. Okay, then we talked about the transverse strength of the unidirectional line. Transverse strength. Okay, transverse strength. So transverse strength में आपका आ जाता है टेंशन, आ जाता है पहले टेंशन. तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है सारी फाइबर अलाइंड है, फाइबर इज अलाइंड है, राइट. इस तरह से आप यूनिडायरेक्शनल लेना, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ फाइबर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसकी स्ट्रेंथ है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगी. स्टिफनेस वुड आल्सो इंक्रीज, स्ट्रेंथ वुड इंक्रीज, नेक्स्ट वन ही विल आल्सो इंक्रीज, एंड ट्रांसवर्स स्टिफनेस टू वुड आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स प्रॉपर्टी जो भी है वो उससे बढ़ जाएगी. when a unidirectional composite is expected to transfer tensile load, अगर बड़े tensile load लगाते हैं, so the fiber agent of geometry they are able to take as far the portion of the load as they do in the case of longitudinal loading. That is because of less load sharing between fiber and matrix. तो इस केस में इसकी वजह से है, फाइबर की वजह से what is going to happen, ये जो स्ट्रेंथ है इस डायरेक्शन में that will be reduced. Because in this case there will be kind of stress concentration or strain concentration at the interface of fiber and matrix, ठीक है. तो ये रीजन है इसका कि जो स्ट्रेंथ कम तो होती है इस केस में. So in terms of transverse strength, the constraint placed on the matrix by fiber cause strain and stress concentration in the matrix adjacent to fiber, and thus result in composite failure at much lower strain than the strain at which unstrained matrix material fails. ठीक है कि आपका जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जब लोड लगता है लाइन के ऊपर, तो उसका फिर जो है अगर हम प्योर मैट्रिक्स की बात करें उससे भी कम हो जाता है, राइट. सो देयरफॉर अनलाइक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो बढ़ जाती है, स्टिफनेस भी बढ़ जाती है, ट्रांसवर्स मॉडल भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द फाइबर, बट ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट. और इस केस में क्या है, आपको जो है क्यों रिड्यूस होगी किसमें, ट्रांसवर्स केस में रिड्यूस क्यों होगी? जस्ट लेट मी एक्सप्लेन. एक सेकंड.
ट्रांसवर्स के केस में क्या होगा कि जो 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 जैसे मान लीजिए फाइबर है आपकी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ड्रॉ इट, जैसे थोड़ा बड़ा मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये जैसे फाइबर है ना, ये वाली फाइबर है, राइट, ये वाली फाइबर है, राइट। ट्रांसफर केस में क्या होगा कि जो इंटरफेस है, जैसे जैसे मान लीजिए जो इंटरफेस पे काफी वीक होता है आपका लैमिना, ओके। तो जो इंटरफेस आप ऐसा लगाते हो तो यू कैन सी दैट इज गोइंग टू हैपन एट द इंटरफेस दे विल बी, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि बीच में कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं है, ओके। ऑल्दो बॉन्डिंग रहती है बट इट इज नॉट ए कंटीन्यूअस काइंड ऑफ मटेरियल, थोड़ा गैप तो रहे उसके बीच में, ठीक है। तो ये जो तो इसको इस assumption के साथ है ना कि इंटरफेसली बॉन्डिंग है। बट बॉन्डिंग है but, ये assumption पे है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और सम काइंड ऑफ एनालिसिस की भी हाँ बॉन्डिंग है, ठीक है, परफेक्ट बॉन्डिंग है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल लेमिना, so then we have to talk that there is some stress concentration point here, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट की वजह से क्या होने वाला है कि आपका फेलियर है वहां स्टार्ट होने वाला है, that is actually going to cause decrease in the strength of the lamina in this direction, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं वो उसमें मतलब एक्चुअल से रिलेट किया जा रहा है, एक्चुअल लेमिना की बात करके किया जा रहा है, क्लियर। हेलो। तो सर सेकंड पॉइंट में सर है कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, तो फाइबर्स के प्रेजेंस कैसे कम होगा स्ट्रेंथ? नहीं आप सोचो ना कि अगर मान लीजिए फाइबर नहीं है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, तो कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, देयर इज नो डिस्कंटिन्यूटी इन द मटेरियल। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है पूरी और मैं इसको लोड लगाता हूँ तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ आएगी मैट्रिक्स की, अब मैंने फाइबर डाल दिया, अब ये जो पॉइंट है कुछ डिस्कंटिन्यूटी है, और यहाँ जो 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 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स और जो फाइबर का फेस है, दे विल बी एक्टिंग एज ए पॉइंट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस जो है कम है कंपोजिट, राइट। सो इट इज इन कंपैरिजन टू द मैट्रिक्स के कंपैरिजन हम बात कर रहे हैं, Yes. ओके, यस। सो दैट्स व्हाई वी आर शोइंग इट हियर, ये जो निकल ये आप प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। These are actually the strength property which are actually controlled by matrix strength, okay, matrix की जो ultimate strength है उससे कंट्रोल होता है, but not same as that of matrix, और ये पता है आप रिड्यूस हुआ, तो that's why we make use of factor that is called S, strength reduction factor, ठीक है। तो उससे रिड्यूस हो जाएगा, तो हम उससे डिवाइड करके then we can evaluate this strength, जैसे हमने यहाँ पे किया। So the compressive strength, transverse strength of composite can be calculated using this. अब S क्या होता है? S क्या है कि जो strength of material approach है, मेथड है, उसमें क्या करते हैं, इसको हम सेम लेते हैं that of stress concentration factor, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है आपका ये दिया हुआ है इसके अंदर, so this you can use it to calculate, ठीक है। KC is nothing but stress concentration factor. Is it clear? ओके। और इसी तरह से जो है ये आपके बुक में दिया हुआ है, बट आई नॉट इंक्लूडेड इट हियर, आई थिंक, या आई नॉट इंक्लूडेड दैट। अच्छा एक चीज जो है, जो मैं यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं ये बुक की इक्वेशन है, बट जो मेरे पास जो मैं हार्ड कॉपी है जो बुक की मेरे पास, उसमें ये जो चैप्टर जो मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ चैप्टर बन रहा है, और जो पीडीएफ है उसमें ये फोर्थ चैप्टर है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे चैप्टर का भी है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है
based on yeah. So once this is, then you can determine transfer strength also. So in the advanced method, the factor is calculated from the complete knowledge of the state of stress in the composite. Failure metrics can be predicted by suitable failure criteria. So that will be talking later on also. कि कैसे हम लैमिना की बात, so that will be talking later. अब आता है ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड में आता है, ठीक है, टेंसाइल लोड में इसमें भी आपको पता है कि ट्रांसवर्स टेंसाइल लग रहा है ऐसे, राइट। तो इसमें अलग अलग मोड ने बात किया था, टेंसाइल मैट्रिक्स टेंसाइल फेलियर हो सकता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे डी बॉन्डिंग भी हो सकती है, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये डी बॉन्डिंग हो सकती है, और उसके अलावा जो है फाइबर स्प्लिटिंग भी हो सकती है, यानी कि फाइबर ही स्प्लिट हो जाए बीच में से। ओके, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गन्ना की जो मतलब करते हैं, उसी तरह से जो है भी हो सकता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स। और ये जो है ये क्या है, ट्रांस कंप्रेसिव लोड है, ये ट्रांसफर कंप्रेसिव लोड है, राइट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स शियर फेलियर, क्योंकि कंप्रेशन में है, कंप्रेशन में कंप्रेशन में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मटेरियल की, बट में फेल अंडर कंप्रेशन ऑफ शियर, मैट्रिक्स शियर फेलियर हो सकता है इसमें। और इसके अलावा मैट्रिक्स शियर फेलियर विद कंसीडर डी बॉन्डिंग हो सकता है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, अगर यहाँ देखेंगे ये डी बॉन्डिंग दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और उसके अलावा फ्लैशिंग हो सकता है, बेयरिंग यू मे बी नोइंग, है ना, क्रैशिंग जैसे फाइबर इधर लग रहा है, इधर क्रश हो गया, क्रश जाएगी। तो ये है, उसके बाद ये इनप्लेन शियर स्ट्रेंथ है, इनप्लेन शियर स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ निकालने का है, आई थिंक कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं आपकी बुक में, आई कैन सी कि मैट्रिक्स कंप्रेसिव है के सिग्मा, जैसे इसमें तो इसमें अगर आप देखिए वाला पार्ट, ये वाला, तो इसके अंदर जो है F2C okay, this is F2C is equal to that is FMC, and same way it is K sigma, so same way you can calculate for this also. And under shear, in shear strength, okay, तो shear में आपको पता है कि मे बी it may be because of high shear stress, ये इंटरफेस पे भी ब्रेक हो सकता है और भी ब्रेक हो सकता है। shear failure in the matrix can take place and or fiber matrix debonding can take place, यानी कि अगर मान लीजिए अगर ये shear इस लाइन के along होता है तो then it is shear failure along matrix debonding, और अगर मान लीजिए यहाँ से होता है then it is only shear failure in the matrix, okay। और इसके लिए भी आपका जो है वो दिया हुआ है अपनी F6 can be calculated as FMC. These all are calculated in terms of matrix strength, matrix shear strength, not compressive strength. So K tau के लिए आपका फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, right? That depends upon property of the constituent and volume fraction. So K tau is again, this is the shear stress concentration factor. Shear stress concentration factor. Okay. So इसके लिए फैक्टर जो आपके बुक में जो है फॉर्मूला दिया हुआ तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं F6 which is nothing but tau12 ultimate, क्योंकि ये कौन प्लेन है, आप ये डायरेक्शन 1 है और ये डायरेक्शन 2 है, ठीक है ना। जो भी टेस्ट लगेगा 1 2 है ना, 1 2
में, और 1 2 का मतलब है F6 ऐप का यूज हम स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, है ना, ये आगे भी हम यूज करेंगे. So these are the strength parameter F. Okay, so this we can calculate. Okay, then we have this. Yeah, this is what I am included this. Okay, so this is there. This is taken from your book only, so you can just have a look at this. एक चीज जो है मैं आपको इसमें नहीं है, दूसरी स्लाइड्स में है. स्टॉप शेयरिंग एंड स्क्रीन. So we talk about this, right? Screen है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is what we talked, right? ये हो गया हमारा, ये हम निकाल सकते हैं. अच्छा, आउट ऑफ प्लेन लोडिंग भी होता है आपका. आउट ऑफ प्लेन जब हमने बात किया लोडिंग में किया है, ठीक है, लेमिना के अंदर. लेमिना का मतलब जो है जैसे आउट ऑफ प्लेन यू कैन थिंक ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लेमिना इज द फाइबर लाइन डायरेक्शन ई लेमिना, ठीक, right? Okay, so this is one direction and this is two direction. Now just think of that out of plane loading can also act on the lamina. ठीक है, तो इसलिए जो आउट ऑफ प्लेन लोडिंग कौन कौन हो जाएंगी, मान लीजिए थर्ड डायरेक्शन में अगर आपका स्ट्रेस लगा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है. और इसमें प्लेन से तो क्या हुआ, टाउ 1 2 टाउ 1 यानी कि टाउ 1 2 से था टाउ 6, राइट, टाउ 6. आउट ऑफ प्लेन कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो गया सिग्मा 3 नॉर्मल स्ट्रेस, एंड उसके अलावा इट मे बी टेंसाइल और कंप्रेसिव, एंड सिमिलरली शियर लोडिंग. शियर लोडिंग का मतलब 1 3 एंड 2 3, 1 3 एंड 2 3, 1 3 का मतलब 5 एंड 2 3 का मतलब 4. सो दैट काइंड ऑफ लोडिंग, ठीक है. अब इसमें जो है व्हेन वी ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल इन 2 3 प्लेन, 2 3 प्लेन, अगर मान लो 2 3 मतलब अगर आप इसको कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, तो मुझे जो फाइबर कैसे नजर आएंगी, इट वुड बी सर्कल लाइक दिस. यस, अगर यहाँ पे करता हूँ जस्ट मिनट, तो इसको अगर मान लीजिए ये मेरा फाइबर है इस तरह से, और ये जो है लैमिना बन गया. अगर मैं ये मेरी वन डायरेक्शन है, स्क्रीन दिख रही नहीं आ रही सर. ओके, आ रही है. मुझे जो है आ रही है. यस सर. एक सेकंड, इसका भी यूज कर सकते हैं अपन. आई थिंक
अभी रिपोर्ट Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई कैन डू ठीक है। इस तरह से आपका आई थिंक इज विजिबल नाउ। एक ये है आपकी राइट, ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है राइट, इधर है 1 इधर है 2। ओके, या मैं इसमें करता हूं इसको। ओके, अगर मैं इसको कट करके 2 डायरेक्शन 1 डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो फ्रॉम हियर तो आपको इस तरह यू नो फाइबर नजर आएंगी, इस तरह से इस तरह से फाइबर नजर आएंगी, ये वाला राइट, इस तरह से ये मेरी डायरेक्शन 2 होगा, ये 3 होगा राइट, इस तरह से नजर आएंगे Yes, sir. है ना। आप देखिए इसमें जो है व्हाट आई वाज सेइंग कि नाउ अगेन आई हैव टू गो टू दैट या अब देखिए स्क्रीन दिया है ना। सपोज ये ट्रांसवर्सल आइसोट्रोपिक 2-3 प्लेन है। ट्रांसवर्सल आइसोट्रोपिक आपको पता है, ट्रांसवर्सल आइसोट्रोपिक मतलब 2-3 में मतलब एक प्रॉपर्टी सेम रहेगी इंक्लूडिंग डायरेक्शन 2 and 3। और अगर मान लीजिए मैं अगर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी आउट ऑफ प्लेन नॉर्मल लोड लगता हूँ सिग्मा 3 तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? Sigma 2. सिग्मा 2 के इक्विवेलेंट। ओके, सिग्मा 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इधर लोडिंग लगाता हूँ सिग्मा 3 में भी टेंशन और कंप्रेशन, इट विल बी सेम एज applied in direction because this is now plane of isotropy, clear, plane of isotropy बन गया आपका ये। This is the second point it is mentioned and the behavior of the material is same as that of discussed before, जो हमने बात किया है कि हम अगर ट्रांसफर डायरेक्शन में लोडिंग लगाते हैं तो वो सेम बिहेवियर रखेगा। सिमिलरली अगर आप बात करें 1-2 आउट ऑफ प्लेन शियर लोडिंग, ठीक है, टाउ 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1-3। तो फिर से देखिए इसको, दैट इज 1-2 दैट इज सेम एज 1-3 1, 3. 1-3 राइट। इट्स मीन दैट जो आउट ऑफ प्लेन शियर लोडिंग विद द टाउ 5 दैट इज द टाउ 1-3 इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इन प्लेन शियर, जो कि हमने अभी जस्ट बात किया है। सेम रिस्पांस आएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा आउट ऑफ प्लेन अगर शियर लोडिंग की बात करें 2-3 में बात, ये 2-3 है 2-3, ठीक है। अगर इसकी बात करें आउट ऑफ प्लेन शियर लोडिंग टॉप फिगर में दिखाया गया है राइट। अगर देखें व्हाट यू सी क्या देख रहे हैं इसमें आप, देखिए इसके बाद आपको इस तरह से लगा टाउ 3 तो आपको पता है ये अगर मैं जो है इसको कंसीडर करूं इस डायरेक्शन में, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इट इज इक्विवेलेंट टू टेंशन इन दिस डायरेक्शन एंड कंप्रेशन इन दिस डायरेक्शन, राइट और नॉट? टेंशन इन दिस डायरेक्शन एंड कंप्रेशन इन दिस डायरेक्शन, आई एम राइट और नॉट? और इस तरह से अगर आप एलिमेंट करते हैं तो क्या होगा? अब देखिए अगर टेंशन है, टेंशन प्री कंप्रेशन, तो नॉर्मल कंप्रेशन से तो फेल नहीं होता है, राइट और नॉट? So it will not fail in this direction because of this compression. But because only compression is there, then you can think of that it may fail because of compression. But because it is also having tension, so most likely it is going to fail because of the tension in this direction. और आपको पता है कि टेंशन में इस तरह से लगता है तो कैसे फेल हो सकता है ये? It may be matrix cracking, इस तरह से matrix cracking हो सकती है with or without debonding. Yes, sir. और दूसरा अगर आप लेंगे this is that failure would be close but not necessarily to the failure stress under universal compression। ये वाला जो है तीन आ जाएगा जो आपका सिग्मा 2 आया था, सिग्मा 2 नॉर्मली उसके बराबर होगा। ये आउट ऑफ प्लेन लोडिंग, बाकी
So इस तरह से we have talked in this chapter how different loading would be acting on the composite lamina and what would be the different mode of failure. Okay, and under different loading, what would be the different mode of failure, and what would be the strength parameters which we have calculated for different kind of loading. So this is what we have talked in this particular chapter. Okay, so you can see maybe in online book it is 4th chapter, or in in my hard bound copy it is hard copy of my this book. This is 5th chapter in that book. So this is what about strength of unidirectional lamina, is micromechanics approach. Okay. Yes, sir. Any doubt? So next, we will be talking about macromechanics. Macromechanics. अब देखो सोचो कि मैक्रोमैकेनिक्स में तो हमने बात किया, फाइबर की बात किया, मैट्रिक्स का बात किया, एंड वी टॉक अबाउट इंटरफेस का बात किया. तो अगर लोड लगता है लैमिना में, माइक्रोमैकेनिक्स अप्रोच की बात करते हैं, देन द फेलियर्स दैट वी हैव टॉक्ड नाउ वाज एट कंस्टिट्यूएंट लेवल, राइट? Constituent level, but strength property, whatever we get from micromechanics, that may not be the actual strength of the lamina, because you know कि अगर मान लीजिए आपका फाइबर फेल हो गया तो वो है लोकल फेलियर है, लोकल पॉइंट है, वो पॉइंट फेलियर है. तो उसका मतलब ये नहीं है कि फाइबर फेल हो गया या फिर मैट्रिक्स में कहीं पे पॉइंट पे क्रैक आ गया तो इसका मतलब पूरा कंपोजिट लैमिना फेल हो गया. तो वो जो स्ट्रेंथ निकली हमारी माइक्रोमैकेनिक्स अप्रोच से, सो दैट नॉट बी द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ लैमिना. इसलिए हमें जरूरत है कि दैट वी गो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट लैमिना from macromechanics point of view, not from micromechanics point of view. Is it clear? Yes, Rahul, you have a comment. Rahul, Sir. Yes, sir. Clear. ठीक है. तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि we will be talking about again strength of composite lamina but macromechanics approach. और उसके लिए जैसे आपने आइसोट्रोपिक मेटेरियल में हमने बात की फेलियर की, तो डिफरेंट क्राइटेरिया आपने यूज किए हैं, बिल्डिंग क्राइटेरिया या स्टैटिक फेलियर थ्योरी आपने बात की है, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एटसेट्रा. तो उसी तरह की थ्योरी में अब हम बात करेंगे अप्लाइड एट लैमिना लेवल. उसके बाद हम thickness of lamina and strength of laminate. Thickness of laminate and strength of laminate. और उसके बाद we're talking about failure of laminate. तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि आपकी जो बुक है 6 चैप्टर और 7 चैप्टर, और उसके बाद एक चैप्टर 9 चैप्टर, 3 चैप्टर आपके बाकी हैं. तो most probably will be able to complete 6 and 7. Okay. I will also try to complete 9 chapter also. So if time will permit. But आपका जो कवर हो जाएगा वही आपका जो है सिलेबस रहेगा. पहले वो डेट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब है? 24 24th से है. ठीक है, 24th से we will have another 20 days and hopefully we will be able to complete all this. Okay. Yeah. Any doubt? Any question? Yes. Any question? No. Then we can make this last.
with this continue and as कितनों ने बेकस इंस्टॉल कर दिया जस्ट लेट नो क्या अभी बेकस किसने इंस्टॉल कर दिया क्योंकि एक एग्जांपल जो है हम आपको जैसे फॉर एग्जांपल जो किया है जैसे आपका जैसे अभी मैंने जो दिखाया आपको लेट मी शो ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है तो एक्चुअली we would like to cover this मान लीजिए बेकर्स किसी कंपोजिट मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं उसको बेकर्स से निकाल उसको इस फार्मूला से निकालते हैं तो फिर ट्राई टू कितना हो सकता है ये लेकिन हम बाद में जब आप अबे फैमिलियर हो जाए कुछ ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स हैं वो भेज रहा हूँ अभी ठीक है वो आप करना शुरू कर दीजिए और जिसने साल नहीं किया है किया है व्हाट अबाउट अदर्स ओके 7 लोगों ने किया है बाकी जो रह गए जस्ट ये लुक कर दीजिए ठीक है टोटल लिमिटेड नो 1000 राइट करने की कोशिश करेंगे अदरवाइज जो ट्यूटोरियल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपको जस्ट फॉलो करना है स्टेप्स ठीक है तो मैं वो ट्यूटोरियल शीट आपको भेजूंगा बाकी काफी ट्यूटोरियल आपको जो है मैसेज मिल जाएगा और नहीं मैसेज मिला कहीं पे so that's why I'm sharing that. Is it clear? Yes, sir. Okay then, we will continue with this in the next class. Let me take attendance. और 10 तारीख से आप आ गया ऑनलाइन ऑफलाइन का यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस ऋषिकेश Present, sir. दिनेश Present. इंद्रा इंद्रा मोहम्मद फैज Present, sir. विजय कांत राहुल Yes, sir. राहुल Yes, sir. सौरभ मोहित यस सर विशाल Sir. Yes, sir. रवल हर्ष यस सर Yes, sir. रविंद्र यस सर उपेंद्र सर प्रतीक्षा प्रतीक्षा अर्णव Yes, sir. अर्णव Yes, sir. सुदेशना Present, sir. उदित उदित
ओके सर 3 प्रेजेंट है सर 3 प्रेजेंट है सर सर प्रतीक्षा प्रेजेंट है सर प्रतीक्षा की लगा दीजिए। प्रतीक्षा भी है यस सर। सर सत्येंद्र भी सतेंद्र भी है सर। सुंदर भी है और प्रतीक्षा भी जा सकती है। वो बोल क्यों नहीं? सर सर मैं अब्दुल शर्मा प्रेजेंट हूँ, आवाज नहीं आ रही थी मेरी। अरे यार एक्सक्यूज मी सर। प्लीज जा सकते हैं। प्लीज जा सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। आई एम प्रेजेंट सर। ओके, आवाज ओके। नहीं आ रही थी सर। मैं माफ- ठीक है, थैंक यू सर। ओके